नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अभ्यास प्रश्न सीरीज 14 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की उत्तर सहित व्याख्या। तो आइए हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न सीरीज 14। पहला प्रश्न हमारा है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई नकद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहती है, यानी वाणिज्यिक बैंकों के पास ज्यादा से ज्यादा नकद बढ़ाना चाहिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कदम आरबीआई उठाएगी। यानी आरबीआई ये चाह रही है कि जो कॉमर्शियल बैंक है इनके पास ज्यादा अधिक मुद्रा हो ताकि ये लोग आगे का कार्य कर सके। तो इसके लिए वो क्या करेगी, अपने भंडार से सोना जारी करेगी आरबीआई, की खुले बाजार में बॉन्ड को खरीदेगी, कि एक्सचेंज के बिलों को शामिल करने वाले लेन देन को रोकेगी, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब आरबीआई ये चाहती है कि वाणिज्यिक बैंक जैसे क्या है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, इनके पास ज्यादा से ज्यादा कोष हो, तो इसके लिए खुले बाजार में बॉन्ड को खरीदेगी। किससे? वाणिज्यिक बैंकों से। तो जब एसबीआई मान लीजिए अपना बॉन्ड लेकर के जाएगा बेचने के लिए, कहां पर? आरबीआई के पास। ये लोग आरबीआई के पास गया, आरबीआई इसे बॉन्ड खरीदा, बदले में क्या देगा? मनी देगा। क्या दिया? मनी दिया। तो इस मनी के कारण एसबीआई के पास क्या होगा? भंडार बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आरबीआई खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना चालू करेगी, जिससे वाणिज्यिक बैंकों की तरलता पहले से बढ़ जाएगी और वाणिज्यिक बैंक लोन या अदर एक्टिविटी के लिए मनी दे सकेंगे। ओके। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? अर्थात कौन सा ऐसा उपाय जो नीचे दिए गए हैं जो मुद्रास्फीति को रोकने वाला उपाय नहीं है? पहला, बैंक दर बढ़ाना। दूसरा, रिजर्व अनुपात आवश्यकताओं को बढ़ाना। तीसरा, ओपन मार्केट में सुरक्षाएं खरीदना यानी सिक्योरिटीज, और क्रेडिट की राशनिंग करना। तो बताइए कौन सा मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? तो सी आपका ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओपन मार्केट में सुरक्षाएं खरीदना। जब सुरक्षाएं खरीदेगा तो यानी सिक्योरिटीज पेपर खरीदी जाएगी, तो वास्तव में मुद्रास्फीति और बढ़ेगी, ना कि घटेगी। इस टूल से ओपन मार्केट ऑपरेशन के कारण लगातार प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ेगी, क्योंकि बैंकों के पास ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा? ऐसा समुद्र का पदार्थ जो खाने में प्रयोग किया जाता है, जो सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड मार्केट में। तो बताइए वो कौन सा है? जमी हुई मछली, कि जमे हुए झींगा मछली, कि जमे हुए क्रैब्स केकड़े, कि सिफेलोपोड, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सबसे ज्यादा जमे हुए झींगा मछली का उत्पादन करके निर्यात करता है, अर्थात यही विदेशी में सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ है, सी फूड्स है, जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में मांगा जाता है। नेक्स्ट है मूल्य वर्धित कर, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? एक कर जो राज्य करों को अधिभार, कारोबार कर इत्यादि की जगह लेता है। उपभोक्ताओं पर लगाया गया सबसे सरल कर, पारदर्शी और आसान कर, या उच्च आय समूहों पर कर बोझ को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल, या पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादकों पर लगाए जाने के लिए एक नया कर। तो कौन सा वैट के अंतर्गत सही है? तो वैट के अंतर्गत ऑप्शन ए करेक्ट है। एक कर जो राज्य करों को अधिभार, कारोबार कर यानी बिजनेस पर या इत्यादि जगह पर लगाया जाता है। ओके, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि होती है, बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि होती है, तो देश के बाहरी ऋण पर क्या असर पड़ेगा? यदि
बाहर से हमको कमर्शियल उधार ज्यादा मिलता है। भारत बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी विदेशों से हमको ज्यादा उधार मिलता है, तो इससे देश के बाहरी ऋण पर क्या असर पड़ेगा? भाई ज्यादा हम उधार पाएंगे तो ऑटोमेटिक मेरा बाहरी ऋण क्या होगा? बढ़ जाएगा। भाई मान लो मैं बाजार में मतलब विदेश से ज्यादा लोन लेकर के आता हूं, तो मेरे पास लोन लायबिलिटी ज्यादा बढ़ेंगी ना, तो यानी लोन लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, अर्थात हमारे पास ऋण बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? यानी जो राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ है उसको क्रेडिट सीमा कि आप इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते हो, वो कौन निर्धारित करेगा? ठीक है, कौन सा निकाय है जो राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अर्थात अधिकतम सीमा लोन देने की लेने की नहीं अधिकृत करता है? कौन? रिजर्व बैंक करेगा कि कृषि मंत्रालय करेगा कि नाबार्ड करेगा कि वित्त विभाग? तो आप देखिएगा नाबार्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ये फाइनेंशियल मैटर को सारा हैंडल करता है, तो नाबार्ड इज द करेक्ट आंसर। नाबार्ड राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ की क्रेडिट की अधिक सीमा को अधिकृत करने का अथॉराइज है, पर्सन है, अथॉराइज बैंक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कोर मुद्रा स्फीति सामान्य मुद्रा स्फीति से निम्नलिखित कारण से अलग होती है। आपने कई बार एग्जाम में सुना होगा कोर मुद्रा स्फीति। एक तो मुद्रा स्फीति होती है सामान्य मुद्रा स्फीति, दूसरी मुद्रा स्फीति होती है कोर मुद्रा स्फीति। कोर मुद्रा स्फीति और सामान्य मुद्रा स्फीति में कौन सा मुख्य अंतर है, ये आपको आज बताना है। कोर मुद्रा स्फीति और सामान्य मुद्रा स्फीति में, सामान्य मुद्रा स्फीति का तात्पर्य लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़े तो सामान्य मुद्रा स्फीति है। कोर मुद्रा स्फीति क्या है? एक प्रकार से ये आपको बताना। कोर मुद्रा स्फीति कुछ आवश्यक वस्तुओं में आपूर्ति शॉक के कारण होता है, यानी कुछ इसेंशियल कमोडिटी में अगर आपूर्ति में बाधा हो गई, आपूर्ति रुक गई, यानी पूर्ति रुक गई, तो उसके कारण जो मूल्य बढ़ता है उसे कोर मुद्रा स्फीति कहते हैं। या कोर मुद्रा स्फीति अनाज के कुछ वस्तुओं में, यानी अनाज की कुछ वस्तुएं हैं जिसमें अचानक वृद्धि हो जाती है, उसे कोर मुद्रा स्फीति कहते हैं। या कोर मुद्रा स्फीति वस्तुओं के एक विशेष बास्केट की मुद्रा स्फीति दर है। या कोर मुद्रा स्फीति एक कल्पना है, कुछ नहीं है। तो याद रखना, कोर मुद्रा स्फीति के अंतर्गत एक बास्केट बनाई जाती है और इस बास्केट में कुछ प्रमुख वस्तुओं को रखा जाता है, प्रमुख वस्तुओं को जो देश में सबसे ज्यादा इसेंशियल या डिमांडेबल होती, और उसकी मुद्रा स्फीति को मापा जाता है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। एक विशेष बास्केट बनाई जाती है और इसमें निश्चित वस्तुओं को रखा जाता है। ठीक है, तो निश्चित वस्तुओं को रखा जाता है और उसकी मुद्रा स्फीति नापी जाती है, जबकि सामान्य मुद्रा स्फीति के अंतर्गत सभी वस्तुओं के मूल्य स्फीति को देखा जाता है। कोर मुद्रा स्फीति के अंतर्गत विशेष वस्तुओं को जो बास्केट में शामिल की गई है, केवल उन वस्तुओं की मुद्रा स्फीति को मेजरमेंट किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विदेशी निवेश में सरकारी मार्ग का क्या अर्थ है? कहेंगे गवर्नमेंट रूट से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये कौन सा है? सरकारी मांग क्या है? सरकारी मार्ग क्या है? आप बताइए। निवेश केवल सरकार या सरकारी अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ किया जाए तो उसे विदेशी निवेश सरकारी मार्ग कहेंगे। या निवेश केवल सरकार या सरकारी कंपनियों के साथ साझेदारी में किया जाए, सरकारी कंपनियों के साझेदारी में किया जाए तो वो सरकारी मार्ग है। या निवेश केवल सरकारी कंपनियों में ही किया जा सकता है, अदर जगह पे आप निवेश नहीं कर सकते, इसे सरकारी मार्ग कहेंगे। या निवेश केवल भारत में एक विदेशी सरकारी निकाय द्वारा किया जा सकता है, ये आपका वास्तव में सरकारी मार्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है, मतलब सरकारी मार्ग क्या है, यानी निवेश, विदेशी निवेश का सरकारी मार्ग क्या है? तो विदेशी निवेश का सरकारी मार्ग ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। निवेश केवल सरकार यानी गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के अधिकारियों से पूर्व अनुमति, पहले आप उनसे परमिशन लेंगे कि मुझे इस सेक्टर में निवेश करना, इसे विदेशी निवेश आप चाहे जहां करिए, चाहे प्राइवेट में करिए चाहे जहां, लेकिन गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट ऑफिसर से आप पहले पूर्व में अनुमति लेकर के आएंगे तो इसे हम विदेशी निवेश का सरकारी मार्ग कहेंगे। ओके,
अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सरकारी मार्ग क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लागत जन्य स्फीति। क्या होती है लागत जन्य स्फीति? रिकॉल करिए, याद करिए। लागत जन्य स्फीति जब उत्पादन की लागतों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप, उत्पादन की लागतों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप, ठीक है, उत्पादक वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ा देता है। भाई उत्पादक अपने जेब से क्यों देगा? मान लीजिए पेट्रोल बढ़ गया है, मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादक ज्यादा मजदूरी कहां से देगा? जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ेगा। और मूल्य बढ़ा देता, जब अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ाता, किसके कारण? लागत के कारण। लागत कैसे बढ़ती है? मजदूरी के कारण, ब्याज के कारण। मान लीजिए जो ब्याज लिया है उसको ज्यादा, मतलब जो पूंजी लिया उसको ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, या अदर चीजें, तो इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, तो उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। आपने देखा होगा जब अर्थव्यवस्था में लागतों में वृद्धि हो जाए तो उत्पादक उस लागत को मूल्य के जरिए प्राप्त करना चाहता है, तो जो मूल्य बढ़ता है उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। बताइए इस पर विचार कीजिए। लागत जन्य स्फीति मजदूरी, किराया, ब्याज दरों आदि जैसे लागतों का एक कार्य। अर्थात ठीक है, लागत तो बढ़ जाती है, सही बात है। मजदूरी बढ़ा, अगर कोई मजदूर कह देगा कि मेरी मजदूरी बढ़ाइए, किराया बढ़ाइए, ब्याज बढ़ाइए, तो लागत जन्य स्फीति होगी। यानी ए ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। डिमांड पुल मुद्रास्फीति की तुलना में लागत जन्य स्फीति को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी ये मांग जन्य मुद्रास्फीति की अपेक्षा, मांग पुल मतलब मांग जन्य मुद्रास्फीति की अपेक्षा लागत जन्य स्फीति को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यार ऐसा तो नहीं है, डिमांड पुल को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। लागत जन्य स्फीति के मामले में रुपया की खरीद शक्ति घट जाती है, यानी आपकी परचेजिंग पावर, आपकी खरीदने की क्षमता लागत जन्य स्फीति के मामले में घट जाएगी। वो तो क्लियर है, तो अर्थात थर्ड भी क्लियर है। मुझे सेकंड क्लियर नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों मुद्रास्फीति को आप कंट्रोल कर सकते हो, ये कम ज्यादा का कोई मैटर नहीं। यानी पहला ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अतः हम कह सकते हैं कि 9 का डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी ये आपका ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, लागत जन्य स्फीति का तात्पर्य जब आपके कंपनी के मजदूर पूंजी पर ज्यादा ब्याज लेने लगे, मकान मालिक किराया बढ़ा दे, तो उत्पादक क्या करेगा? उत्पादक मूल्य वस्तुओं का बढ़ा देगा, ताकि ये जो लागत बढ़ी इसकी भरपाई कर सके। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जो मूल्य बढ़ता, लागतों में वृद्धि के कारण, इसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं, और इससे आपकी खरीदने की क्षमता पहले से कम हो जाती है। नाउ निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, ध्यान दिए। 1951 से इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 19 यानी स्वतंत्रता के बाद से पूछ रहा है। जन्म दर में गिरावट, मृत्यु दर में उतार चढ़ाव हुआ है। क्या आपको ऐसा ट्रेंड मिला जनांकी संक्रमण सिद्धांत में? और मृत्यु दर में उतार चढ़ाव देखने को मिला है? नहीं यार, ऐसा तो मुझे नहीं मिला। जन्म दर में उतार चढ़ाव हुआ है, मृत्यु दर में गिरावट आई है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जन्म दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में गिरावट? नहीं, जन्म दर में वृद्धि नहीं हुई है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट है? यस, डी ऑप्शन क्लियर है। 10वां क्वेश्चन में 1951 के बाद भारत में जन्म दर भी तेजी से गिरी है और मृत्यु दर भी तेजी से गिरी है। ओके, अर्थात हम सेकेंड जनांकी संक्रमण सिद्धांत के सेकेंड स्टेज पर थे एंड थर्ड स्टेज पर भी आ रहे हैं। ओके, नाउ जब नई मुद्रा छापकर, यानी न्यू करेंसी को हमने छापा, ठीक है, सार्वजनिक व्यय, उससे सरकार ने अपना खर्च पूरा किया। नई मुद्रा छाप करके जब सरकार अपना खर्च करती है और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को, यानी सार्वजनिक राजस्व के अंतर को पूरा किया जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा या राजकोषीय उत्तेजना, घाटा वित्त पोषण या विभेदक संचय। घाटा वित्त पोषण की संज्ञा इसे दी जाती है। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करता है? कौन करता है? भारत सरकार की तरफ से कौन? कहते हैं ना कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे धान है, धान का मूल्य अगर 15 रुपए से नीचे आता, मैंने एग्ज्यूम किया, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ,
तो उसको सरकार खरीद लेती है मंडी में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार जारी करती है कि 15 रुपए मान लो जारी की धान के लिए, सपोज दैट धान के लिए जारी करती है। अगर धान 15 रुपए केजी से नीचे बिकता तो आप मंडी पर 15 रुपए केजी का बेच रही है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसे कौन निर्धारित करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मंडी कहती है कि अगर आपका अनाज या आपके आलू ये मार्केट में नहीं बिक रहे हैं और आपकी लागत नहीं पूरी हो रही, तो आप एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, आप आइए मंडी पर इस रेट पर बेच करके वापस चले जाइए। कौन निर्धारित करता है? कृषि मंत्रालय की आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, इसे निर्धारित करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को निर्धारित करता है और वास्तव में C1 तथा C1 प्लस C2 लागतों के आधार पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण किया जाता है, जो किसी खाद्यान्न उत्पादन के पूर्व ही जारी कर दिया जाता है कि अगर बाजार में आपकी वस्तु ना बिके तो आप हमको बेच दीजिएगा, ताकि आपकी लागत कंपनसेट हम कर सकें और आपको नुकसान ना होना पड़े। एक प्रकार से किसानों का सुरक्षा चक्र है, किसानों की फसल का सुरक्षा चक्र है, सुरक्षा चक्र। क्लियर है ना? 1921 को भारत का जनांकी इतिहास का महान विभाजन कहते हैं, क्योंकि याद रखना 1921 ऐसा टाइम है जब भारत में मृत्यु दर ज्यादा थी और जन्म दर कम था। ये पहला बार ऐसा हुआ था, जाना जाता। उसके बाद भारत में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में मामूली गिरावट की गई, अर्थात कौन सा ऐसा टाइम था जब वास्तव में मृत्यु दर ज्यादा रही? कौन सा ऐसा टाइम था जब मृत्यु दर ज्यादा रही? 1921 में तो रही, बट उसके बाद कब रही? 1921 से 31 के बीच में, 31 से 41 के बीच में, 41 से 51 के बीच में, या 51 से 61 के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका C। 1921 के बाद 1941 से 51 एक ऐसा दशक है जब मृत्यु दर ज्यादा रही और जन्म दर कम रहा। नाउ फोकस LAC स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्यात का विकास से, या हस्तशिल्प उद्योग के विकास से, या कृषि समुद्री भोजन उत्पादन से। यानी फोकस LAC जो है वो संबंधित है निर्यात के विकास से। नाउ भारतीय स्टेट बैंक SBI, ठीक है, चलो SBI की सहायक कंपनियां जो थी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में कि 1959 में कि 61 में कि 67 में? कब भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का जो हुआ वो 1959 में हुआ। नाउ निम्नलिखित पर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलो, गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दाल, इनमें से कौन सी फसल पूर्ण रूप से, याद रखना, परफेक्टली खाद्य फसलों को प्रदर्शित करती है? अरे गेहूं भी हम खाते हैं, पूरी तरह से खाते हैं, चावल भी हम पूरी तरह से खाते हैं, मोटे अनाज मतलब ज्वार बाजरा भी हम लोग खा लेते हैं, और दाल भी, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। चारों ऑप्शन को लिखा था, अर्थात पूर्ण रूप से खाद्यान्न फसलें हैं, चारों फसलें हैं जिनको हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, नो प्रॉब्लम भी था। नाउ 17, भारत में औद्योगिक इंडस्ट्रियल लाइसेंस आखिरकार कब खत्म हो गया? याद रखना, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 24 जुलाई 1991 को हमने लागू किया और हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम समाप्त हो गया 1991 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में कॉफी, चाय, रबड़ और तंबाकू उत्पादकों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना शुरू की गई, अर्थात इनका ज्यादा मूल्य ना बढ़ने पाए। ठीक है, इस योजना में सरकार वस्तुओं को खरीदती है
जब कीमतें उत्पादकों को समर्थन करने के लिए एक निश्चित स्तर से, अर्थात कहते हैं कि सरकार खरीद लेती है जब इसका प्राइस बहुत कम होती है। नहीं, सरकार नहीं खरीदती, चाय रबड़ कॉफी नहीं खरीदती, अर्थात तंबाकू नहीं खरीदती, अर्थात ए ऑप्शन तो मुझे करेक्ट लगा, दूसरा ऑप्शन मुझे करेक्ट नहीं लगा। इनमें से कौन सही? मेरे अनुसार केवल 18 का ए ऑप्शन सही है, बाकी दूसरा ऑप्शन नहीं सही है। नाउ 19 नंबर क्वेश्चन, उस विश्व मुद्रा वर्ल्ड मनी का नाम बताइए जिसकी कल्पना जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1940 से 42 में की थी। याद है जब ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था जिसमें आईएमएफ की स्थापना हुई थी, तो ब्रेटन वुड्स समझौते में प्रोफेसर कीन्स ने एक मुद्रा का नाम लिया कि क्यों ना इसे विश्व मुद्रा के रूप में घोषित कर दिया जाए ताकि अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या ही समाप्त हो जाए। तो उस मुद्रा का नाम बताइए कि कौन सी मुद्रा का उन्होंने सुझाव दिया था कि इस मुद्रा को चालू कर दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की कोई समस्या हो ही ना, सारे देश इसको एक्सेप्ट करें और सारे देश इसे नकार ना सके, यानी पूरे विश्व में एक ही मुद्रा चले। बताइए कौन सी मुद्रा थी? वुफी, बैंकोर, ओक्यू या टेरा? कौन सी वो मुद्रा थी जो इन्होंने सजेशंस दिया था? तो ये थी बैंकोर नाम की एक मुद्रा का सजेशन जॉन मेनार्ड जे.एम. कीन्स ने दिया था और इन्होंने कहा था ब्रेटन वुड्स समझौता में कि इसे वर्ल्ड मनी क्यों ना घोषित कर दिया जाए। नाउ मेरा लास्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग विकास आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? यानी खादी और ग्रामोद्योग विकास आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? पहली में कि दूसरी में कि तीसरी में कि चौथी में? ये दूसरी में की गई, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में खादी और ग्रामोद्योग विकास आयोग की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत खादी से संबंधित या गांव में बनी हुई खादी से संबंधित वस्तुओं तथा सेवाओं को इसके अंतर्गत रखा गया। तो ये आज हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनका अध्ययन करें। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो अवश्य आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछें। सो मच, थैंक यू।